हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे ओशनोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस जो आपके जून 17 के एग्ज़ाम में आए थे। उसका पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द अबंडेंट एनाइन इन रेन वाटर। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी शायद बताया होगा कि सी वाटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एनाइन है वो कौन है, क्लोराइड है। आपका जो रेन वाटर है इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो कौन है, क्लोराइड है। जो आपका रिवर वाटर है इसके अंदर जो आपका सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो कौन है, तुम्हारा बाइकार्बोनेट। और ओशियनिक वाटर में एक कंडीशन होती है जब पीएच आपकी एवरेज 8.1 के आसपास हो और सैलिनिटी तुम्हारा 35 पार्ट्स पर 1000 के आसपास हो, तो ओशियनिक वाटर के अंदर भी जो मोस्ट अबंडेंट कार्बन की स्पीसीज होती है वो भी कौन होती है, SCO3 माइनस। और इसकी ऑलमोस्ट 88% जितनी भी कार्बन की स्पीसीज है, CO2 हो, CO3-2 हो, SCO3 माइनस हो, H2CO3 हो, जितने भी आपके कार्बन की स्पीसीज है उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कार्बन की स्पीसीज कौन होती है, बाइकार्बोनेट होती है। और बाइकार्बोनेट के एक्सपेंस पे आपके कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेशन होता है। आपका SCO3 माइनस का मोस्ट अबंडेंट होने के लिए कंडीशन की रिक्वायरमेंट है वो है तुम्हारा pH 8.1 के आसपास हो और सैलिनिटी तुम्हारा 30 पार्ट्स पर 1000 हो। सी वाटर के अंदर क्लोराइड ही सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन कार्बन की स्पीसीज की जब बात करते हैं तब आपका क्या होता है, बाइकार्बोनेट सी वाटर के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा है। और रेन वाटर के अंदर ये बाइकार्बोनेट मोस्ट अबंडेंट क्यों होते हैं, कार्बोनेट्स की वेदरिंग की वजह से। ठीक है, कार्बोनेट्स की वेदरिंग की वजह से आपका क्या होता है, कार्बोनेट्स जो है बाइकार्बोनेट्स आपके सी वाटर के अंदर या रिवर वाटर के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं। तो रेन वाटर के लिए ध्यान रखेंगे, क्लोराइड ज़्यादा होता है, सी वाटर के अंदर भी क्लोराइड ज़्यादा होता है, रिवर वाटर के अंदर आपका बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। बाइकार्बोनेट ज़्यादा क्यों होता है, ड्यू टू दी केमिकल वेदरिंग ऑफ द कार्बोनेट्स। और आपका सी वाटर के अंदर अगर pH 8.1 के आसपास है और सैलिनिटी आपका 35 पार्ट्स पर 1000 के आसपास है, तब कार्बन की सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कार्बन स्पीसीज जो है वो आपका बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है, तो सिंपल फैक्ट्स है, इनको ध्यान में रखना। तो आपका आसान सा जवाब है क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द हीट फ्लो। हीट फ्लो का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपका जैसे हाई हीट कंडीशंस है, यहाँ पे आपकी लो हीट कंडीशंस है, तो ये आपका हीट फ्लो जो होगा है ना, इसका वैसे तो मिड ओशनिक रीजन्स पे फॉर्मूला वगैरह होते हैं, लेकिन मैं जियोटेक्टोनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हीट जो आपकी मेजरली 4 मैकेनिज्म से ट्रांसफर होती है। एक आपका रेडिएशन है ना, एक आपका कंडक्शन, एक होता आपका कन्वेक्शन और एक होता आपका एडवेक्शन। जो रेडिएशन है ये विद इन अर्थ जो है वो बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। रेडिएशन जो है आपका विद इन दी अर्थ काम नहीं करता है, बहुत ही रेयर है। ठीक है, जो कंडक्शन है ये आपका सॉलिड स्टेट के अंदर काम करता है और इसमें क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी वो दूसरे वाले को देता है, दूसरा तीसरे, तीसरे चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, ऐसे करके एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सर्दियों का टाइम है, अपन जो है पानी गर्म करते हैं, तो तुम देखते हो कि पानी जब अपन चमचे वगैरह हिलाते हैं या हाथ वगैरह उसमें जब डालते हैं गर्म पानी में, तो अपने को इंस्टेंटली थोड़े टाइम बाद में अपना हाथ भी गर्म महसूस होने लग जाता है ना। और जो आपका कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन जो है इसमें आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेके जाता है ना, कि भाई यहाँ पे लो एनर्जी है, यहाँ पे हाई एनर्जी है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल खुद क्या करेगा, अपना एनर्जी लेकर के जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठंडा होगा, फिर वापस सिंक कर जाएगा। तो ये आपका क्या करता है, कन्वेक्शन सेल बनाता है। तो तुम देखोगे कि लिथोस्फीयर के अंदर आपका कंडक्टिव जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है कि आपका जो टेम्परेचर राइज करा हो किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्शन की वजह से। और एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो कन्वेक्टिव जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो तुम देखते हो कि जितनी थिकनेस कम हो और जितना मिड ओशनिक रीज के नज़दीक होगा उतना ही क्या होगा, आपका हीट फ्लो ज़्यादा होगा। तो नेचुरल सी बात है कि भाई यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर ये MOR है तो इससे क्या हो, तुम बहुत दूर ना हो, इसके नज़दीक हो, है ना। नज़दीक होंगे तो ये जो MOR हो, ये जो रॉक्स होंगी ये यंगर होंगी, जितना ज़्यादा तुम MOR से दूर जाओगे आपका क्या होगा, रॉक्स ओल्डर होते चले जाएंगे। तो MOR के तुम नज़दीक हो और यहाँ पे थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो थिन और यंगर जो रॉक्स होंगी एट द मिड ओशनिक रीजन्स, वहाँ पे क्या होगा, हीट फ्लो ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि यंगर एंड थिनर जो होगा उसके लिए ज़रूरी है, ओल्डर होगा तो बहुत दूर होगा और उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म वो क्या होगी,
इनएफिशिएंट होती चली जाएगी। फिर यंगर एंड थिकर होगा, तो थिकनेस जो होगी तो आपका जो हीट है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगी, उसके पास में बहुत सारे आयाम है जाने के लिए, है ना, तो ये भी नहीं बैठेगा। ओल्डर एंड थिनर होगी तो अगेन ओल्डर रॉक होगी तो वो भी क्या होगी, दूर होगी, तो जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म धीरे धीरे जाते जाएगी तो वो हीट फ्लो जो होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए द अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी आर यंगर एंड थिनर। कर लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एनसो क्या है। एनसो क्या है भाई, सदर्न ऑसिलेशन को अपन एनसो बोलते हैं, है ना। वहाँ पे आपका क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरोकोस्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ये हाई प्रेशर सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये लो प्रेशर जो है यहाँ पे आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वार्म वाटर एक्यूमुलेट करती है और इसका जो शिफ्टिंग होती रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनसो ऑसिलेशन बोलते हैं। उसकी वजह से अल्निनो, लानिना और नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे ये देखो, ये सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है तो ओशनिक प्रोसेसेस काम कर रही है, लेकिन ये सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक ऑफशोर विंड है जो क्या कर रही है, वाटर मास को मूव कर रही है, उसकी वजह से एकमान ट्रांसपोर्ट जो है वो कोस्ट से दूर जा रहा है, उसकी वजह से सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होती है, आपका अपवेलिंग होती है। तो ये सिर्फ ओशनिक प्रोसेस नहीं है और सिर्फ विंड की वजह से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल विंड्स चल रही है, एकमान ट्रांसपोर्ट भी साथ में काम कर रहा है, तब जाकर के क्या होता है, आपका ये एक सर्कुलेशन बनता है। तो तुम देखोगे कि प्योरली ओशनिक प्रोसेस नहीं है, प्योर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस नहीं है, और यहाँ पे तुम देखोगे ओशन, हाँ तो ये सही बात है, ओशन एटमॉस्फेयर कपल्ड प्रोसेस ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि एनसो इज ए ओशनिक एटमॉस्फेयर कपल्ड प्रोसेस। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है कि टू कैरेक्टराइज एन ओशनिक वाटर मास इट इज नेसेसरी टू डिफाइन। तो वाटर मास को डिफाइन करने के लिए तुमको क्या चाहिए होता है भाई, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ठीक है, और जब तुमको सैलिनिटी और टेम्परेचर के बारे में पता होता है तो उस वाटर मास की डेंसिटी को तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ओशनोग्राफी में जो वाटर मास वाला लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था, उस लेक्चर में आपको मैंने बताया था ना डीप वाटर मासेस के बारे में, कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर लें और यहाँ पे सैलिनिटी लें तो आइसोपिक्नल लाइन आती है अपने पास में। आइसोपिक्नल लाइन क्या करती है, इंक्रीजिंग डेंसिटी को बताते हैं। आइसोपिक्नल लाइन का मतलब क्या था, लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेंसिटी, है ना। तो तुमने देखा था कि यहाँ कहीं पे एक वाटर मास था, फिर यहाँ कहीं एक वाटर मास था, फिर यहाँ कहीं एक वाटर मास था, फिर यहाँ कहीं एक वाटर मास था। तो तुम देखते हो कि सैलिनिटी और टेम्परेचर के बेसिस पे क्या उसकी डेंसिटी अपन फिक्स कर देते हैं, है ना। तो जो डीप वाटर मास है इट इज़ द फंक्शन और इट इज़ बेसिकली डिफाइंड ऑन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। सैलिनिटी और टेम्परेचर भी कैसा, टेम्परेचर आपका पोटेंशियल टेम्परेचर हो और सैलिनिटी आपकी इन सिटू सैलिनिटी हो। समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है ना। अगर तुमको मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल टेम्परेचर दिया होता है, इन सिटू टेम्परेचर दिया होता है, या तुमको इन सिटू सैलिनिटी दे रखी होती है, पोटेंशियल सैलिनिटी दे रखी होती है, तब तुम क्या करते, ठीक है। तो इस एनालॉजी को समझाने के लिए है ना, जनरली मेरे पास में एक एग्जांपल रहता है सैंपल और स्पेसिमेन। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम अपनी क्लास में बैठे हो और तुमको एक क्वार्ट्ज का मिनरल मिले, है ना। अब तुमको ये नहीं पता है कि ये क्वार्ट्ज जो मिनरल है ये इस क्लास में कहाँ से आया, सो यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट्स बिलोंगिंग। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिमेन। दिस क्वार्ट्ज मिनरल इज रिप्रेजेंटेटिंग इटसेल्फ, कि क्वार्ट्ज मिनरल है, ऐसा कलर है, ऐसी फ्रैक्चर है, ऐसी हार्डनेस है, ऐसी आपका क्या है लस्टर है, ऐसा तुम्हारा कलर आएगा, है ना। इस तरह से तुम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हो कि क्वार्ट्ज के अंदर फ्रैक्चर कॉनगोइडल फ्रैक्चर मिल रहा है, इसकी हार्डनेस 7 है, इसका टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर इंटरफेरेंस पर पॉजिटिव होता है, यूनिएक्सल होता है ना, यूनिएक्सल पॉजिटिव होता है, एनाइसोट्रोपिक मिनरल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है और कॉनगोइडल फ्रैक्चर मिलता है, क्लीवेज इसके अंदर मिलती नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.64 के आसपास होती है, 2.64 के आसपास होती है। तो तुम बोलोगे कि जो भी तुम बात कर रहे हो उस क्वार्ट्ज के बारे में बात कर रहे हो, तुम इस बारे में बात नहीं करोगे कि ये क्वार्ट्ज कहाँ से आया है, ठीक है। तो व्हेन वी आर सेइंग दैट the given object is representing itself, तो तुम बोलोगे कि भाई वो स्पेसिमेन है। और जब तुमको ये पता हो कि ये कहाँ से आया है तो तुम उस चीज़ के बारे में बात करोगे कि क्वार्ट्ज जो है ये वहाँ से आया, मतलब वहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन होगी। तो सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ इट्स बिलोंगिंग। जब वो कहाँ से आया उसके वेयर अबाउट्स के बारे में बता रहा हो, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो क्या है, सैंपल है। तो तुम देखोगे कि जब अपन डीप वाटर मासेज जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, पोलर लैटिट्यूड से सिंक होकर आ रहा है। पोलर लैटिट्यूड पे एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। तो जब उस वाटर मास को अपन एक प्रेशर से रिलेट करते हैं तो उस प्रेशर के रेस्पेक्ट में रेफरेंस जब कर देते हैं और उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसका क्या होता है, पोटेंशियल टेम्परेचर।
ठीक है। और तुमको ये नहीं पता हो कि वाटर मास एक है, उसका टेम्परेचर उसकी सैलिनिटी है, तब वो क्या, उसकी इन सिटू सैलिनिटी और उसका इन सिटू टेम्परेचर। लेकिन जब तुम उसको प्रेशर के रिस्पेक्ट में रेफरेंस करते हो कि यार ये वाटर मास ना वहाँ से आया है, कहाँ से, अंटार्कटिका से या आर्कटिका से आया या पैसिफिक से आया या अटलांटिक से आया या इंडियन ओशन से आया, है ना, मेडिटेरेनियन से आया, जब तुम उसको रेफरेंस कर देते हो तो उस रेफरेंस पॉइंट पे तुमको उसके प्रेशर के बारे में पता होता है। तो व्हेन द टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड और बीइंग टोल्ड विद रेफरेंस टू ए प्रेशर कंडीशंस, तब उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल टेम्परेचर। और जितने भी वाटर मास आते हैं अपने, वो क्या होते हैं, उनका टेम्परेचर जब वो सिंक कर रहा होता है ना, वो टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब सिंक करेगा तो वो क्या करेगा, एडियाबेटिकली सिंक करता है। मतलब जब वाटर मास आपका जाता है तो ना तो उसका हीट लॉस होता है, ना हीट उसके अंदर ऐड होती है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है फिर वाटर मास, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल टेम्परेचर दिया होता और इन सिटू सैलिनिटी दी होती या इन सिटू टेम्परेचर दिया होता या पोटेंशियल सैलिनिटी दी होती, तो अपन क्या यूज करते, पोटेंशियल टेम्परेचर एंड इन सिटू सैलिनिटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। स्किन टेम्परेचर होता है एक, स्किन टेम्परेचर में क्या होता है, जो आप जहाँ पे सोलर हीटिंग ज़्यादा रहेगी नियर द सरफेस, तो जो टॉप लेयर ऑफ द वाटर होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है हीटिंग की वजह से, और कई बार इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस भाई, है ना। तो इवापोरेशन की वजह से वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो जो आपका ओवरऑल जो टॉप लेयर है उसके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टॉप लेयर के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अदरवाइज अपन जो नियर द टॉप है उसको अपन बोलते हैं सी सरफेस टेम्परेचर, है ना। जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है उसके रिस्पेक्ट में स्किन टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है। पोटेंशियल टेम्परेचर समझ में आया। जब अपन ये बात करेंगे कि ये कहाँ से आया, तो अपन उस बारे में क्या करें कि उस पॉइंट पे प्रेशर ये था, तो जब अपन प्रेशर के रेफरेंस में उसको फिक्स कर दिया तब वो तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल टेम्परेचर। अदरवाइज तुमको ये नहीं पता है कि एक सिंपल वाटर मास है, उसका तुमने थर्मोमीटर डाल करके टेम्परेचर मेजर कर लिया, वो उसका क्या है, इन सिटू टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन दी वाटर मासेस, ठीक है, नॉट डेंसिटी। डेंसिटी इज बीइंग डिफाइंड व्हेन वी फिक्स्ड द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको उस लेक्चर में बताया हुआ है। चलो, आपको बोल रहा है ओशनिक कन्वेयर बेल्ट रेफर्स टू। ओशनिक कन्वेयर बेल्ट क्या होता है भाई, ठंडा पानी नीचे जाता है, नीचे से वो घूमता रहता है, गर्म पानी ऊपर से घूमता रहता है, तो ठीक है, ऐसे चलता रहता है ना। तो कन्वेयर बेल्ट तुमने देखा होगा कि यहाँ पे एक अगर पुली लगी हुई है, ठीक है, और पुली पे एक अगर बेल्ट है ना, तो ये बेल्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ इधर जा रहा होगा तो नीचे की तरफ क्या होगा, इधर जा रहा होगा, है ना। तो कन्वेयर बेल्ट आपका बनता चला जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक आपका पूरा का पूरा कन्वेयर बेल्ट बनेगा। तो ये अगर एक बेल्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे, तो जैसे पुली वगैरह बनाते हैं, कुओं में पानी वगैरह निकालते हैं, या तुमने देखा होगा कोई चीज़ अपन बेल्ट के थ्रू करते हैं, तो एक चीज़ अपन ऊपर खींचते हैं, नीचे खींचते हैं, तो दूसरा ऊपर जाता है। जैसे कर्टेन्स होते हैं खिड़कियों पर लगे होते हैं, तो तुमने देखा हो ना, एक को तुम नीचे खींचते हो तो दूसरा ऊपर जाता है, तो वो क्या है, कन्वेयर बेल्ट का काम करता है। तो इसमें यहाँ पे ओशंस में क्या होता है कि तुम देखोगे कि एक चीज़ अपने पास में है, क्या है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 30 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 60 डिग्री लेटीट्यूड है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रही है, जो किससे टकरा रही है, लेब्राडोर करंट से। इधर कुरोशियो करंट ऊपर जा रही है, नॉर्थ पैसिफिक में किससे टकरा रही है, ओयोशियो करंट से। इधर आपका फॉकलैंड करंट है, जो किससे टकरा रहा है, ब्राज़ीलियन करंट से, है ना। और यहाँ पे तुम देखोगे कि ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, जो आपके एगुलास करंट से टकरा रही है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि बहुत जगह जो है वो आपके क्या है, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में कन्वर्जेंस है, टक्कर है, कोलिजन। तो तुमको पता है टेक्टोनिक के रेस्पेक्ट से भी कि जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सबडक्ट कर जाती है ना। तो तुमको पता है कि जब दो वाटर मास टकराएंगे तो क्या होगा, जिस वाटर मास की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, सबडक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर मास, क्योंकि ओशंस आपके यहाँ क्या है, इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज हैं, तो वो वाटर मास क्या करेगा, नीचे नीचे मूव करता जाएगा, और ऊपर ऊपर क्या करेगा, वार्म करंट। तो वार्म करंट जो होगा उस कन्वेयर बेल्ट का वो क्या होगा, टॉप पे, और जो कोल्ड कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, नीचे। तो ये एक ओशनिक कन्वेयर बेल्ट बनता है कि आपका जहाँ पे डाइवर्जेंस होगा वहाँ पे कोल्ड न्यूट्रल रिच वाटर ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट का कन्वर्जेंस होगा वहाँ पे आपकी कोल्ड करंट नीचे चली जाएगी। तो तुम देखोगे कि सरफेस के ऊपर क्या होगा, वार्म करंट घूम रहा होगा, और डेप्थ के ऊपर तुम्हारा कोल्ड वाटर मास घूम रहा होगा। तो ये क्या करता है, एक सर्कुलेशन सेल बनाता है, एक कन्वेयर बेल्ट बनाता है कि वार्म वाटर टॉप पे जाएगा, ठंडा होएगा, सिंक करेगा, वाटर मास नीचे जाएगा, घूमेगा, सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस की रेट होगी, ऊपर आएगा। तो एक कन्वेयर बेल्ट चलता है ना। तो ये आपका चक्का चक्का चलता रहेगा,
ठीक है। तो इसमें तुम देखोगे कि सब ट्रॉपिकल गायर हैज़ नथिंग टू डू विद दी ओशनिक कन्वेयर बेल्ट। ये आपका किसकी वजह से, टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है ये, थर्मल एंड सैलिनिटी, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये विंड ड्रिवन सर्कुलेशन नहीं है, एकमान सर्कुलेशन नहीं है, ये कौन है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है। जियोस्ट्रॉफिक सर्कुलेशन क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि भाई आपका ये सब ट्रॉपिकल गायर है, वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो है वो इधर वाटर मास लेके आ रही है, ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो वाटर है इधर बनाते हैं, एक आपका वाटर का पहाड़ बनता है, वो पहाड़ बनता है तो ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी के फोर्स के अपोजिट कोरियोलिस फोर्स का काम करेगा, खींचतान चलेगी दोनों के बीच में, जैसे बैलेंस बैठेगा एक करंट बन के आएगा, उस करंट को अपन क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक करंट बोलते हैं। एकमान ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, या एकमान सर्कुलेशन में क्या होता है, ये आपके विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन के 45 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, सरफेस करंट घूम रहा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एकमान सर्कुलेशन। तो ये आपका घूमता जाता है, तो एकमान स्पाइरल वाला वीडियो होगा, उसको देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जियोस्ट्रॉफिक सर्कुलेशन का भी वीडियो होगा, उसको भी देख लेना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ओशनिक कन्वेयर बेल्ट बेसिकली रेफर्स टू दी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ध्यान रखना है, कर लोगे। चलो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ इन सी अक्रॉस द ग्लोब इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि सीसीडी क्या होती है, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ क्या है, जिस डेप्थ के ऊपर आपका सप्लाई ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट्स बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर, जितना आ रहा है उतना ही घुल जा रहा है, वो क्या है, तुम्हारा कंपनसेशन डेप्थ है, ठीक है। एक ऐसी प्रोडक्टिविटी कंपनसेशन डेप्थ भी होती है ना, इन टर्म्स ऑफ मेराइन प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस से O2 बना रहा है, और रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, CO2 बढ़ा रहा है और O2 घटा रहा है, तो क्या होगा, मेराइन प्रोडक्टिविटी कंपनसेशन डेप्थ में क्या होगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है तुमको, है ना, ईजी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ जो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, CO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोलर हीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सोलर रेडिएशन जितने डेप्थ तक जाएगा वहाँ तक तुमका फोटोसिंथेसिस मिल सकता है ना, न्यूट्रिशन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो तुम देखोगे कि कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ जो है वो सिंपल सप्लाई और डिसोल्यूशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, पीएच पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड कर रहा है, CO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो तुम देखोगे कि ओशन टेम्परेचर एंड प्रेशर एक चीज़ है, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एडजेसेंट लैंड, इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ओनली ऑन लेटिट्यूडनल पोजीशन, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लेटिट्यूडनल अगर पोजीशन पे होता तो तुम सोच के देखो भाई, लेटिट्यूड्स के हिसाब से क्या है आपका कंपनसेशन डेप्थ, ये 66.5 डिग्री लेटिट्यूड के बाद में तो तुमको कैलकुलेट सेडिमेंट्स मिलते ही नहीं है, कैलकुलेट सेडिमेंट मिलते ही नहीं है, मतलब कंपनसेशन डेप्थ है ही नहीं वहाँ पे भाई, वहाँ पे तुमको डायटम्स मिल रहा है। तो लेटिट्यूडनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता तो सारे लेटिट्यूड पे मिलता, फिर वाई वी आर गेटिंग ओनली द कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ बिलो द 66.5 डिग्री लेटिट्यूड। हाँ, जहाँ कहीं पे टेम्परेचर हीटिंग ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ मिलती है, लेकिन ये सीसीडी जो है वो ओशन टू ओशन वेरी करती है ड्यू टू दी डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक है। और जब डिफरेंशियल हीटिंग होगा तो वाटर मास की डेंसिटी अलग होगी, उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लगेगा वो अलग लगेगा। तो तुम देखोगे कि जो कैल्साइट और एर्गनाइट ये जो है डिफरेंट प्रेशर के ऊपर स्टेबल होते हैं, इनकी केमिकल स्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा, कम होगा तो वहाँ पे सब सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो तुम देखोगे कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ओशंस के अंदर जो है वो सीसीडी की डेप्थ को फ्लक्चुएट करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरा, चलो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस टाइम्स। तो तुम देखो रेजिडेंस टाइप सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोराइड का, उसके बाद में क्या होता है, सोडियम का, है ना। फिर कंसंट्रेशन के हिसाब से तुम देखोगे फिर तुम्हारे पास में कौन होता है, सल्फेट, उसके बाद में तुम्हारा आता है मैग्नीशियम। तो तुम देखोगे कि भी क्लोराइड का रेजिडेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में सोडियम होगा, उसके बाद में सल्फेट्स होंगे, उसके बाद में मैग्नीशियम होगा। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे तुमको सल्फेट दे रखा है, सल्फेट तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे, सोडियम और क्लोराइड को ढूंढ लो। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड का सबसे ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का सबसे ज़्यादा दे रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा ठीक बैठ रहा है, यहाँ पे आपका सोडियम का मैग्नीशियम से कम दिखा रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे तुम देखोगे कि सोडियम ये वाला, तो ऑप्शन ए और सी में कोई होगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यार ये आयरन और मैग्नीशियम, तो आयरन तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, उसका तो रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए तुम देखोगे कि क्लोराइड का सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम का है, फिर मैग्नीशियम का है, फिर आयरन का है। तो ऑप्शन ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको बोल रहा है कि इन द वेयर इन द वर्ल्ड ओशंस
द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जहाँ पे आपका सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, अपवेलिंग होगी। अपवेलिंग होगी तो कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे। अब तो हिंदुस्तान का बच्चा जब बोल सकता है कि भाई अपवेलिंग होगी, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटेगा, है ना। तो तुम देखोगे कि भाई ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है तो वहाँ पे तो अपवेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वेस्टर्न इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन है तो वेस्टर्न इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन में भी अपवेलिंग इतनी नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पे तो गल्फ स्ट्रीम जा रही है ना। वेस्टर्न इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन में तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इसके बाद में तुम्हारा ये कैरेबियन और एंटिलीज करंट है, उसके बाद में आपका फ्लोरिडा करंट है, उसके बाद में आपका कौन है, गल्फ स्ट्रीम है, और ऊपर से लेब्राडोर करंट आ रहा है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, तो डाउन वेल करेगा। तो तुम देखोगे कि ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा। ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक की बात करेंगे तो पेरू कोस्ट की बात आ जाएगी भाई। ये यहाँ पे तो सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस भर भर के मिलती है ना। तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, या मैक्सिमम हो जाएगी। तो कर लो, हो जाएगा। वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वहाँ पे भी अपवेलिंग होती है। ये अपवेलिंग क्या करता है, अरेबियन सी को बहुत जल्दी कूल डाउन करता है एज़ कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल, है ना। लेकिन उसकी वजह से बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफशोर कोस्टल विंड्स अपने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे ऑफशोर कोस्टल विंड्स मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है, इकमान ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, और उस इकमान ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अपवेलिंग भी ज़्यादा हो रही है। और थोड़ा लेटीट्यूड्स का भी फर्क है भाई, है ना। कोल्ड करंट है यहाँ पे कोल्ड करंट है नहीं अपने पास में, वेस्टर्न वाले में, है ना, इंडियन वाले में। चल क्वेश्चन नंबर देखो, इन विच डेप्थ जोन डज ए पिजोफाइल ड्वेल। पिजोफाइल बिल बना के कहाँ रहेगा भाई, डेप्थ के हिसाब से तुमको अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, नेरेटिक जोन होता है ना। फिर आपका कौन सा जोन होता है, बेथिल जोन होता है। फिर तुम्हारा अबाइसल जोन होता है ना। फिर तुम्हारा हेडल जोन होता है। तो डेप्थ के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ पे होगी, हेडल जोन के अंदर होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, नेरेटिक जोन में होगी, ठीक है। नेरेटिक जोन से भी ज़्यादा शेलो जोन जो है, यस, नेरेटिक जोन से भी कम डेप्थ का जो जोन है वो कौन है, सुप्रालिटोरल, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमको पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा छिछला समुद्री पानी कहाँ पे मिलेगा, सबसे कम डेप्थ वाला ओशनिक वाटर कहाँ मिलेगा, तो वो सुप्रालिटोरल की कंडीशन को बताता है कि हाई टाइड से भी ज़मीन की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रालिटोरल। और हाई टाइड और लो टाइड के बीच का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिटोरल। और उसके बाद में तुम्हारा क्या हो जाता है, सब लिटोरल, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हेडल जोन पे क्या होगा भाई, और पीजो का मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, हेडल जोन में होगा। तो प्रेशर हाई प्रेशर कंडीशंस पे जो ड्वेल करते हैं वो पिजोफाइल होते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर पे जो ड्वेल करते हैं उनको पायरोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे पिजोफाइल कहाँ पे होंगे, तुमको हेडल जोन के अंदर मिलेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये ठीक है, कर लोगे आराम से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि द क्रिटिकल डस्ट ट्रांसपोर्टेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ओपन ओशन के अंदर प्राइमरी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो वो कौन है, आयरन है। आयरन ही तो चाहिए भाई, है ना। और आयरन नहीं था तभी तो अपन क्या करें, ओशियन आयरन फर्टिलाइजेशन, ऐसे नमक डाल रहे हैं उसमें, नमक की जगह क्या डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, कि भाई फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन बढ़े तो एटमॉस्फेरिक CO2 घटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आपको बोल रहा है कि रिलेटिव रेजिडेंस टाइम। रिलेटिव रेजिडेंस टाइम क्या बोला है इसने, रेजिडेंस टाइम ऑफ द सब्सटेंस एंड रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर, ठीक है। और इसको इन्होंने बोला रेजिडेंस टाइम रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव रेजिडेंस टाइम। तुम देखोगे कि यहाँ पे अगर सब्सटेंस का रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। अगर रेजिडेंस टाइम सब्सटेंस का वाटर से कम होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। और अगर दोनों का बराबर होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। तो 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव एलिमेंट होगा, ना कंज्यूम हो रहा है ना रिमूव हो रहा है। तो तुम देखोगे कि जब आपका रिलेटिव रेजिडेंस टाइम की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कंजर्वेटिव है। आपका अगर ग्रेटर देन 1 है, वाटर से ज़्यादा उसका रेजिडेंस टाइम है, तो तुम देखोगे कि भाई वहाँ पे तो क्या होगा, वो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि टाइम के साथ में उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन क्योंकि उसका रेजिडेंस टाइम ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और जब लेस देन 1 है तो कंज्यूम हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव भी है लेकिन कंज्यूम भी हो रहा है,
समझ में आ गया। तो तुम यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे कि ए बी सी तुमको एक लेग के अंदर दिया हुआ है, ए का जो रिलेटिव है वो 8.85 है, बी का 1 है और सी का 1.6 है। तो तुम बोलोगे कि 1 वाला जो होगा वो कंजर्वेटिव है ना कंज्यूम हो रहा है ना रिमूव हो रहा है। और ये जो 1.6 वाला होगा ये क्या होगा, एक्यूमुलेट हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव एक्यूमुलेटिव, है ना। और जो 0.85 वाला होगा ये क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव रिमूविंग, कि कंजर्वेटिव तो है नहीं, रिमूव हो रहा है, तभी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई यहाँ पे तुमको C फॉर कंजर्वेटिव, NC फॉर नॉन कंजर्वेटिव एंड A फॉर एक्यूमुलेट दे रखा है, तो R फॉर रिमूव्ड दे रखा है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि A क्या है आपका, नॉन कंजर्वेटिव एंड रिमूव्ड, B क्या है, नॉन कंजर्वेटिव एक्यूमुलेट, नहीं ये तो नहीं होगा, क्या हुआ, कोलैप्स कर गया क्या, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि रिलेटिव टाइम में तुम देखोगे कि भाई अगर रिलेटिव रेजिडेंस टाइम अगर आपका लेस देन 1 है तो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, रिमूव हो रहा है। अगर रिलेटिव रेजिडेंस टाइम 1 है तो कंजर्वेटिव है, ना रिमूव हो रहा है ना ऐड हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर रिलेटिव रेजिडेंस टाइम 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, क्यों कि तुम्हारा रेजिडेंस टाइम सब्सटेंस का ज़्यादा है तो वहाँ पड़े रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे सी वाटर के अंदर वो क्या होगा, है ना, कैमरे के ऊपर आके मक्खी बैठी है, अरे हट जा ठीक है। तो वो क्या करेगा, तुम्हारा एक्यूमुलेशन बढ़ाता जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला ये फॉलो किया। द रिलेटिव रेजिडेंस टाइम का टाइम फॉर्मूला क्या दिया, रेजिडेंस टाइम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर। तो अगर ये उल्टा कर देता तो क्या होता, है ना, तो तब तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन होगा तो वो अलग हो जाता। समझ में आ गया। तो ये देखोगे कि जब उल्टा होता तो ये 0.85 वाली वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा हो जाती, 1 वाला तो 1 ही रहता, लेकिन ये 1.6 वाला क्या होता, कम हो जाता, तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन एकदम से अलग हो जाता। तो यहाँ पे तुमको देखना है जो दिया है उसके हिसाब से अपने को बात करनी है। समझ में आ गया। तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन कंजर्वेटिव एंड रिमूव्ड, बी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव, और सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन कंजर्वेटिव एक्यूमुलेटिव। तो तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन कौन बैठ रहा है, बी। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एब्सोल्यूट वोर्टिसिटी इज फॉल्स फॉर ए होमोजेनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद कांस्टेंट डेप्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये वही वाले क्वेश्चन है, जैसे ही तुमको दिखे नमस्ते करो, इनको सत सत नमन करो और धन्यवाद दो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दर्शन दिए। अभी हम जीवन के किसी दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं तो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, गलती निकालने में तो अपन मास्टर आदमी है ना, गलती तो ढूंढ ही लेंगे। क्या बोल रहा है, एकमान डायनामिक्स फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एकमान ट्रांसपोर्ट जो होता है या एकमान स्पाइरल जो होता है उसमें क्या होता है, आपका कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में बैलेंस होता है। किसके बीच में होता है भाई, कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में बैलेंस होता है, तब जाकर के एकमान डायनामिक्स बनते हैं। यहाँ पे तुमको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दे रखा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को अपन लूजली कनेक्ट करते हैं ग्रेविटी फोर्स से, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया भाई, है ना। यहाँ पे एकमान डायनामिक्स में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस दी कोरियोलिस फोर्स, तब ये सही होता। दूसरा जियोस्टॉपिक करंट्स है, जियोस्टॉपिक करंट्स में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, या कोरियोलिस फोर्स या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो दूसरा तो सही है बिल्कुल, कोनो दिक्कत ही नहीं है। फिर तीसरा टाइड्स जो है वो किसके बीच में बैलेंस शो करते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में, बिल्कुल ठीक बात है। मेजो स्केल में जो एडी करंट्स आती हैं, एडी करंट्स में भी क्या होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये कोरियोलिस फोर्स, वो क्या करती हैं, बैलेंस बनती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। एडी करंट्स आते हैं ना, अरे वो घुमाव बनता है पानी में, ऐसे वो पानी में तो घुमाव बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। वो घुमाव कब बनता है, जब तुम्हारा ये तीन फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस आउट हो जाए। तो ये सही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंसेस द कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो इसमें पहला स्टेटमेंट ही गलत है। चलो ये देखो क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तुम देखोगे यहाँ पे तुमको लेटीट्यूड दे रखा है और यहाँ पे तुमको सैलिनिटी वाला दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि 30 डिग्री लेटीट्यूड पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इधर भी 30 डिग्री पे लेटीट्यूड पे सैलिनिटी ज़्यादा है। तो अपने को पता ही है कि 20 से 30 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में जो आपके लेटीट्यूड्स होते हैं या ओशनिक वाटर होता है वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन, सिंपल फंडा, और इवेपोरेशन बाय द कोल्ड एयर मास, ठीक है। तो अपन ने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था। अब तुम देखो सेम क्वेश्चन इसने पूछा है, बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, सेम कंसेप्ट को रिपीट किया, लेकिन इसने क्या किया, पूछने का तरीका बदल दिया,
तो इसमें तुम क्या ये तुमको घुमा पाएगा? ये नहीं घुमा पाएगा भाई, अपन इतने आसान थोड़ी है जो घूम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि आप देखोगे कि हाई इवेपोरेशन बाय ड्राई एयर मास, यही तो एक रीजन है ना। वार्म एयर मास इतना ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं कर पाते जितना ड्राई एयर मास करता है। अपवेलिंग ऑफ द सब सरफेस हाई सैलिनिटी वाटर, अरे हाई सैलिनिटी वाटर क्यों होगा? यूनिफॉर्म सैलिनिटी का वाटर आता हो तो, है ना। और यहाँ पे कौन सी अपवेलिंग हो रही है? वो तो इक्वेटोरियल रीजन में हो रही है अपवेलिंग। यहाँ पे 20-30 के बीच में कौन सी अपवेलिंग हो रही है ना। एडवेक्शन ऑफ हाई सैलिनिटी वाटर, कौन सा एडवेक्शन हो रहा है भाई? कोई एडवेक्शन नहीं हो रहा, है ना। हाई सैलिनिटी वाटर मास कहाँ हो रहा है? कोल्ड करंट आ रही है ऊपर से नीचे, वार्म करंट उधर जा रही है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मिक्सिंग कर रही है ना। ओशन कन्वेयर बेल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो ये सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिवलेंस ऑफ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल का मैं तुमको नॉर्मल कंडीशन बताता हूँ भाई। ये अपना पेनिनसुला है, ये आपका अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। नॉर्मल कंडीशंस पे ये वार्मर होता है और हाई सैलिनिटी होती है, और नॉर्मल कंडीशंस पे ये कूल होता है और लेस सैलाइन होता है। ठीक है, और इसकी लो सैलिनिटी के कारण का पीछे कारण कई सारे हैं, उसको अपन फिर कभी चर्चा में लेके आएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन में अरेबियन सी जो है वो आपका वार्मर होता है और ये कूल होता है। जो इंडियन ओशन डाइपोल बनता है वो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि ये जो है वो और ज़्यादा वार्म होता है, वार्मर देन यूजुअल। जितना यूजुअली ये वार्मर होता है उससे ज़्यादा ये वार्मर होता है, और ये जो है कूलर देन यूजुअल। जितना ठंडा ये होता है उससे ज़्यादा ये ठंडा पड़ता है किस पे? आपका पॉजिटिव में। यूजुअल कंडीशन क्या है? ये ठंडा है, ये गर्म है। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव जब होगा तो ये ज़्यादा गर्म होगा, ये ज़्यादा ठंडा होगा। इंडियन ओशन डाइपोल जब नेगेटिव होगा तो ये आपका ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो जब ये इंडियन ओशन डाइपोल जब पॉजिटिव होता है उस टाइम पे क्या करता है भाई? ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स जो होती है ना उसमें कंट्रीब्यूट करता है और सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश करता है। ठीक है, तो जब इंडियन ओशन पॉजिटिव होता है या इंडियन ओशन डाइपोल जब पॉजिटिव होता है तो क्या करता है? मॉनसून को ये इन्हांस करता है, मॉनसून को ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि अच्छा बारिश करने जा रहा है, थोड़ी सी विंड मेरी तरफ से भी ले जा भाई, है ना। क्योंकि अगर वार्मर होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो भाई विंड जाएंगे अच्छे से आराम से, क्या दिक्कत? राइज करेंगे तो इधर सेंट्रल एशिया, ये जो अफ्रीका वाला एरिया है, ईस्ट अफ्रीका वाला एरिया, इधर बारिश अच्छे करेगी इंडियन ओशन डाइपोल। तो तुम देखो अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो हरामखोर अपने मॉनसून को क्या करता है? वीक करता है। तो अल नीनो अपने को नहीं चाहिए, ऐसी कोई चीज़ अपने को चाहिए नहीं जो अपने को वीक कर दे भाई। लेकिन अगर अल नीनो का दिन चल रहे हैं और उस टाइम पे भी हमारे को अच्छी बारिश मिल जाए, इसका मतलब क्या है? हमारा जो हिंद महासागर है वहाँ पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बना है। वो पॉजिटिव अगर अल नीनो के ईयर्स चल रहे हैं और उस टाइम पे भी अपने को अगर अच्छी बारिश मिल जाए, इसका मतलब इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो बी ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इन समवन्स लाइफ ड्यूरिंग देयर अल नीनो ईयर्स। चलो तो यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई नॉर्मल कंडीशंस में क्या है? वार्मर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर। तो तुमको ईस्टर्न इंडियन कोस्ट पूछा है, तो ईस्टर्न इंडियन वाले में तो बे ऑफ बंगाल की बात कर रहा होगा भाई, है ना। क्योंकि ये अपना वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये क्या होगा? कोल्डर देन यूजुअल और ये वार्मर देन यूजुअल। तो तुमको बोला है कि पहला ऑप्शन में वार्मर देन यूजुअल, तो इसको एकदम से कट करेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कोल्डर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमलस वेस्टर्ली विंड्स। भाई जिस लेटीट्यूड में अपन हैं वहाँ पे वेस्टर्ली नहीं है, ईस्टर्ली विंड्स है। ठीक है, तो तुम ये वेस्टर्ली अगर ना होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तीसरा वार्मर देन, वार्मर तो है ही नहीं, कोल्डर है भाई ईस्टर्न बाउंड्री। तो कोल्डर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर एंड एनॉमलस ईस्टर्ली विंड्स एंड शैलो थर्मोक्लाइन। तो ये सही बात है, क्योंकि भाई ईस्टर्न बाउंड्री अगर आपकी कोल्ड है, कोल्ड होगी तो क्या होगा? नीचे जो टेम्परेचर में चेंज आएगा डेप्थ के साथ में वो क्या होगा? बहुत वीक होगा। तो उसकी वजह से थर्मोक्लाइन क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर उठाएगी। समझ में आ गया? तो तुम देखोगे कि अल नीनो के टाइम पे तुम देखते हो कि जो थर्मोक्लाइन बेडेड हो जाती है, ला नीना के टाइम पे ईस्टर्न बाउंड्री पैसिफिक में वो थर्मोक्लाइन नियर द सरफेस होती है और जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पे बहुत डीप हो जाती है, वेज शेप बनता है। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा।
इंडियन ओशियन डाइपोल जब पॉजिटिव होता तो वेस्टर्न बाउंड्री पे क्या होता, वार्मर देन यूजुअल एंड एनॉमलस ईस्टर्ली विंड्स, क्योंकि भाई विंड्स तो अपने पास में ईस्टर्लीज ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कर लोगे। तो दिक्कत कौन करता है, दिक्कत करता है हमारा नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। वो क्या करता है, मॉनसून को थोड़ा वीक करता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और ला निना ईयर्स के टाइम पे क्या होगा, नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल और ज़्यादा हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है व्हाट इज़ द डायजेनेटिक रेडॉक्स सीक्वेंस इन पोर वाटर। तो इसमें रेडॉक्स सीक्वेंस में दो चीज़ें हैं, या तो तुम ऑक्सीडेशन के हिसाब से देख लो या रिडक्शन के हिसाब से देख लो, ठीक है। तो भाई होगा तो ऑक्सीडेशन ही, क्योंकि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीडेशन ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Mn2 प्लस है, यहाँ पे Fe2 प्लस है, यहाँ पे +6 है, तो ये +2 +6, तो ये दो में तो कोई वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका -6 है, तो ये +5 है, +5 +6 +2, ठीक है। तो आपको रेडॉक्स जो सीक्वेंस मिलेगी, रेडॉक्स सीक्वेंस में यहाँ पे एक फ्रंट मिलेगा जहाँ पे क्या है एटमॉस्फेयर और अचानक से क्या होगा, रिड्यूसिंग। यहाँ पे +5 +2 +6, नहीं ये तो अनोमलस नेचर है, कोई सीक्वेंस बैठ नहीं रही है। +2 +6 और -1, ये रिड्यूसिंग कंडीशंस को बता रहा है, ये भी बैठेगा नहीं। तो सीक्वेंस तो तुम्हारी इसी में जा रही है कि भाई +5 था, +6 हो गया, फिर आपका पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो गया अचानक से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। आपकी जो भी राय है इस क्वेश्चन को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, ये तुमको एस सीरीज में पता है। एस सीरीज में जब फ्रेश वाटर सी वाटर के साथ में मिलता है तो सबसे पहले क्या होता है, आयरन रिमूव होता है। आयरन रिमूव होता है। आयरन रिमूव क्यों होता है, आपका कॉन्वोल्यूशन ऑफ द कॉलॉइड्स होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ कॉलॉइड्स, है ना, एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दूसरा मरकरी है, मरकरी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, तुरंत से प्रेसिपिटेट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। तो तुम देखोगे जब भी आपका फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स होगा एस सीरीज के अंदर, वहाँ पे क्या होगा, आयरन और मरकरी जो है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसको याद कर लो, और ये कई बार आया है ना, बहुत बार आया। आयरन को लेकर के तो काफ़ी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो ये तुम इसको डायरेक्टली याद कर लेना, ये तुमको हेल्प करेगा कुछ चीज़ों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन ओशन इन मैनी फॉर्म्स एंड टू ऑफ दीज नाइट्रेट एंड अमोनिया, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपन जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, X प्लस जो वैलेंसी होती है कैटायन पे वो एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट इक्वल टू कितना है, -1, तो X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +5 हो जाएगा। और अमोनिया वाले में क्या हो जाएगा भाई, X +3 इक्वल टू +1, इधर जाएगा तो -2, तो ये तो बैठ नहीं रहा, -2 तो कहीं नहीं है आपका, या तो 5 होएगा, 5 तो आ रहा है A और D, इसको देख लेना, अगर होए तो कर लेना, अभी मेरे को तो नहीं दिमाग में आ रहा, ठीक है। होए तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव रेजिडेंस टाइम क्लोजेस्ट टू दी ओशियनिक स्टिरिंग टाइम। ओशियनिक स्टिरिंग टाइम क्या होता है भाई, समुद्र मंथन, ठीक है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होगा तो भाई किसी को मोती मिलेंगे, किसी को अमृत मिलेगा, किसी को विष मिलेगा। जब समुद्र मंथन होता है तो क्या होता है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करती हैं, है ना, घूमता है घूमता है घूमता है, या यूँ कहें कि जो डिजोल्व सॉल्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं। तो वो ओशियन स्टिरिंग टाइम जनरली कितना होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में होता है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में। और इस रेजिडेंस टाइम के हिसाब से जो सबसे नज़दीक इसके बैठता है वो कौन है, कैडमियम, लेड एंड सीरियम। ये ऑप्शन ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन कभी आता है, रिपीट होता है, तो ये तुम्हारे को काम देगा, अदरवाइज तो इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, ऐसे कितना ही रट लोगे तुम, है ना। तो उसके हिसाब से तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका बोल रहा है कि ये जो फिगर दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, A, B एंड C दे रखा है, अबंडेंस है, A जो है
ये ए है, ठीक है। मैं अलग अलग कलर में बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये जो है वो ए है, ठीक है, और बी ये है, और सी तुम्हारा ये है, और ए जो है वो आपका एरिया है, बी जो है वो बायोमास है, और सी जो है वो नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब तुम देखोगे कि भाई रिप्रेजेंट क्या मतलब किस तरह की स्पीसीज हैं ये। देखो इसमें ये 4 नाम जो तुमको दिख रहे हैं, इनको तुम देखोगे कि जहाँ पे एरिया और बायोमास ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम है ना। देख रहे हो, सी जो बहुत कम है जहाँ पे ए और बी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एरिया और बायोमास तो ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज कम है। तो बायोमास कहाँ से आ रहा होगा, सीवेज आपका आ रहा होगा। तो यहाँ पे दे भी रखा होगा तुमको, है ना, कंडीशन भी दे रखी होगी इसकी शायद, कि क्या दे रखा है, अराउंड ए सीवेज स्लज डंप साइट। सीवेज स्लज डंप साइट जहाँ पे है वहाँ पे तुम्हारा बायोमास तो ज़्यादा है ना, एरिया ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम है। तो यार वहाँ कौन ही रहना पसंद करेगा, तुम खुद सोच के बताओ भाई, है ना। तो नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो गए, लेकिन जो वहाँ पे रह रही हैं वो कैसी स्पीसीज, एकदम ढीठ टाइप की होती हैं कि हम कहीं पे भी रह लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे 4 वर्ड तुमको दे रखे हैं। एक तुमको दे रखा है ग्रेगोरियस। ग्रेगोरियस ऐसी स्पीसीज होती हैं जो ग्रुप बना के रहती हैं। क्या जो स्पीसीज ग्रुप बना के रहती हैं वो तुमको कम मिलेंगी, वो तो भाई बहुत ज़्यादा मिलेंगी, अबंडेंस उसकी ज़्यादा होगी, है ना। दूसरा तुमको थर्मोड्यूरिक, ये टेम्परेचर वाली हैं, कहते हैं टेम्परेचर का यहाँ से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका होता है स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन ऐसी स्पीसीज होती हैं दे कांट टॉलरेट ए स्लाइट चेंज इन सैलिनिटी। तो यहाँ तो बहुत चेंज होगा भाई, है ना, तो ये स्टेनोहेलाइन तो नहीं हो सकते। अब फिर बचा क्या, रेजिलिएंट, जो ढीठ टाइप की होती है। समझ में आ गया। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जिनको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पेलियो ओशनोग्राफिक एंड पेलियो क्लाइमेटिक इवेंट्स ड्यूरिंग द सिनोजोइक। सिनोजोइक के टाइम पे क्या हुआ था भाई, आइस एज हुई थी, है ना। जब आइस एज होगी तो क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन में जो तुम्हारे सब ट्रॉपिकल सर्कुलेशन है वो वीक पड़ेंगे, और जो आपके हाई लैटिट्यूड में जो आपके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से जो सर्कुलेशन हो रहे होंगे वो क्या होंगे, इंटेंसिफाइड होंगे, है ना, इंटेंसिफाइड होंगे। तो क्या होगा, क्या क्या पूछा तुमको, है ना। ये ड्रायाज इवेंट क्या होते हैं, ड्राइंग इवेंट होते हैं, ठीक है, आइस एज वाले। तुमको पहला ऑप्शन दिया कि नदर्न हेमिस्फीयर ग्लेशिएशंस वर लिंक्ड टू द क्लोजिंग ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन सी वे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है ना। ये है, या तो तुमने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा है ना। लेकिन तुम मान लो कि सिनोजोइक टाइम के अंदर जो आपका ग्लेशियल पीरियड होता है उस टाइम पे अमेरिकन सीवेज है उसकी क्लोजिंग हुई थी, ये सही बात है। दूसरा, मेसिनियन सैलिनिटी क्राइसिस जो है वो आपका कब हुआ था, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से रिलेटेड है कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो आपका क्या हुआ था, थोड़ा सा स्लाइटली क्लोज हुआ था, उसकी वजह से वाटर जो होगा, जो भी लेगून रहा होगा या जो भी वाटर बॉडी रही होगी वो क्या रही थी, ट्रैप हो गई, उसकी वजह से इवेपोरेशन तो हुआ लेकिन वो आपका आउटलेट हुआ नहीं सॉल्ट्स का, उसकी वजह से क्या हुआ, हमें सैलिनिटी क्राइसिस हो गए थे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्लोबल कूलिंग है, ग्लोबल कूलिंग जब होगी तो ओशन वाटर्स बिकम इनरिच्ड इन ऑक्सीजन 16। अब तुम बताओ भाई, ऑक्सीजन 18 बट्टे ऑक्सीजन 16 का जब तुम रेशियो लोगे तो ग्लेशियर पीरियड में क्या होगा, ऑक्सीजन 16 आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो ऑक्सीजन 18 बट्टे 16 का रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन 18 आपका क्या हुआ है, बढ़ा है सी वाटर के अंदर, और ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन 16 बढ़ा है, तो ये तो गलत हो गया ना यार, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो तुमको ढूंढना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू ढूंढ रहा है ना, तो ये तो हो ही गया ना क्लियरली, ये तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। फिर ओशनिक कन्वेयर बेल्ट स्लोड डाउन ड्यूरिंग द यंगर ड्रायज इवेंट। जाहिर सी बात है, जो वार्म करंट्स थी वो आपकी क्या हो गई, रिलेटिवली कूल हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ओशनिक कन्वेयर बेल्ट है वो थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि जब कूल आपकी जितनी भी कूल करंट्स होती हैं वो स्लो वेलोसिटी से मूव करती है, ठीक है। तो आप जितने भी वेस्टर्न बाउंड्री करंट देखते हो, जो वार्म करंट्स हो वो सारी सारी क्या है, फास्ट हैं, नैरो हैं, डीप हैं। जितनी भी ईस्टर्न बाउंड्री करंट देखते हो जो कि कोल्ड करंट्स हो, वो आपकी सारी सारी क्या है, वाइड है ना, सेलो है और स्लो है, ठीक है। सेलो स्लो नैरो नहीं, सेलो स्लो वाइड,
और जो आपकी वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम वन ऑफ द फास्टेस्ट ओशन सरफेस करंट है, ठीक है। तो ये बात है भाई, ये तो तुम कर ही लोगे, आराम से हो जाएगा। फिर आपका मेजर ओशनिक चेंजेस, मेजर चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशन अकर ड्यूरिंग द सीरोजोइक एज, वही है एक साइक्रोस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है, साइक्रोस्फेरिक सर्कुलेशन। ये साइक्रोस्फेरिक सर्कुलेशन जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? सिंपल आपका अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट से, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट से। तो अभी मैंने एक थोड़ी सी देर पहले तुमको एक चीज़ बताई थी भाई, सर्कमपोलर करंट से रिलेटेड है। जब तुम्हारा ग्लेशियल एज होगा तो हाई लेटीट्यूड्स पे जो कोल्ड करंट है वो क्या होंगी? और ज़्यादा इंटेंसिफाइड होंगी। समझ में आ रहा है? जैसे ला नीना के टाइम पे क्या होती है, सिचुएशन इंटेंसिफाइड हो जाती है। तो तुम देखोगे कि भाई जो साइक्रोस्कोपिक जो सर्कुलेशन है वो तो बढ़िया एकदम चकाचक चलेगा। दिक्कत तो सब ट्रॉपिकल वाले में है, जो गर्म होने की वजह से घूम रहे थे इधर उधर, वो क्या होंगे? ठंडे पड़ेंगे, ठंडे पड़ेंगे तो ठंडे ही पड़ जाएंगे समझ गए? तो तुम देखोगे इन्हांस्ड साइक्रोस्फेरिक सर्कुलेशन एंड डिमिनिश्ड ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, तो ये ठीक बात है ना। फिर तुम्हारा इन्हांस्ड साइक्रोस्कोपिक, तो इन्हांस्ड वाला तो है, ट्रॉपिकल सर्कुलेशन क्या होगा? वीक पड़ेगा। डिमिनिश्ड साइक्रोस्कोपिक है तो इन्हांस हो रहा है, ये तो गलत हो गया। इन्हांस्ड ट्रॉपिकल सर्कुलेशन एंड डिमिनिश्ड, ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन ए वुड बी और करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान में रखना कि साइक्रोस्फेरिक सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू दी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। और जब आपका सीनोजोइक टाइम पे जब आपका ग्लेशिएशन हुआ, कूलिंग प्रोसेस हुई, उस टाइम पे साइक्रोस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो और ज़्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि आपका सरफेस करंट है वो जल्दी जल्दी जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल ओशंस में जो सर्कुलेशन हो रहे थे ड्यू टू द इन अनइक्वल हीटिंग और वॉट एवर द रीजन्स, वो कूल डाउन हो गए तो स्लो हो गए तो थोड़ा आपका डिमिनिश हो गया। समझ में आ गया? तो ये छोटी सी बात है, तो इसको कर लेना तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सेवरल प्लैंक्टन प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इन द अपर ओशन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि H2 + CO2 जो है वो मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये H+ आयन रिलीज करके HCO3- बनाता है। ये HCO3- एक अपना H+ आयन रिलीज करके CO3 2- बनाता है। ये CO3 2- जो है ये Ca2+ के साथ में रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है। और CaCO3 का जो precipitation of the calcium carbonate is taking place because of at the expense of bicarbonates। बाइकार्बोनेट्स अपना H+ आयन क्या कर रहा है? तुमको दे रहा है। और जब बाइकार्बोनेट्स H+ आयन देगा तो CO3 2- बनाएगा, तो HCO3- क्या होगा? घटेगा। सही बात है। और CO3 2- भी घटेगा, क्योंकि CO3 2- के Ca के साथ में रिएक्ट करके CaCO3 बना ले रहा है, सेडिमेंट्स का पार्ट हो गया। तो तुम देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के टाइम पे आपका डिक्रीज इन पीएच, क्यों होगा डिक्रीज इन पीएच? क्योंकि H+ आयन जो है वो क्या कर रहा है? आपका पीएच डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेशन होगा वैसे वैसे क्या करेगा? पीएच घटती चली जाती है। तभी तो तुम सरफेस से जब नीचे की तरफ आते हो तो CCD आती है ना, तो बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन पीएच को घटाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन CO2 कैसे इंक्रीज करेगा भाई? CO2 कैसे इंक्रीज? CO2 को तो कंज्यूम कर रहा है, H2O + CO2 मिलकर के ये बना रहा है, तो CO2 को तो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है ना। तो CO2 को जब कम कर रहा है तो इंक्रीज कैसे होगा? वो तो डिसोल्यूशन होता तो अपने को समझ में आता कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना, चूना इसको बोलते हैं ना, चूना है ना। तो चूना में O की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी, देख लेना भाई जो भी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है? CaO + CO2 बनता है। और ये जो CO2 है वो क्या करता है भाई? एसिडिटी ऑफ द वाटर बढ़ाता है, क्योंकि ये पीएच को डिक्रीज करता है। क्योंकि CO2 जब बढ़ा तो पीएच डिक्रीज हुई है, तो पीएच तो डिक्रीज हुई है, लेकिन CO2 क्या इंक्रीज हुआ है? यहाँ तो प्रेसिपिटेशन हुआ है। जब डिसोल्यूशन होता है तब CO2 बढ़ता है। समझ में आ गया? तो गलत जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वुड बी और आंसर करेक्ट, क्योंकि इसमें आंसर की में शायद ऑप्शन सी सही आंसर दिया है, बट आई हैव स्लाइट डिसएग्रीमेंट विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बोलती है कि एट द एक्सपेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स आर फॉर्मिंग। तो जब बाइकार्बोनेट्स के एक्सपेंस पे कार्बोनेट्स बन रहा है
तो भाई SiO3 बढ़ेगा कैसे नहीं, SiO3 माइनस तो घटेगा ही। और डिक्रीज इन SiO3 अगर सही स्टेटमेंट है तो तुम्हारा गलत स्टेटमेंट कौन सी कैसे हो गया फिर, ठीक है। तो आप अपनी जो भी राय है ना, जो भी आप इस टॉपिक को लेकर के सोचते हो, बी काइंड इनफ टू राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल हाईली अप्रिशिएट। अगर आपके पास में इसका कोई कंसेप्ट है तो हम डिस्कस करके हो सकता है कि इसको ठीक कर लें, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो बोलती है वो तो यही है कि इंक्रीज इन CO2 इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन। अगर है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आई विल गो विद द इंक्रीज इन CO2। अगर आप में से कोई लगता है कि डिक्रीज इन SiO3 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आप मुझे बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टाटा।